दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में विपक्ष को भ्रष्ट साबित कर दिया जाए और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उसे इस तरह से घेर दिया जाए कि मतदाता उसके खिलाफ वोट करें, यानी एनडीए को वोट करें, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट करें। लेकिन पिछले कुछ समय में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से ये पूरा मामला उलटता जा रहा है और अब ऐसा लगता है कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जो मोदी जी, उनकी पार्टी, उनकी सरकार बनाना चाहती विपक्ष के खिलाफ, अब उन्हीं के खिलाफ पड़ सकता है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो परेशानी पैदा कर रही हैं और पूरे नैरेटिव को बदल रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला आप जानते ही हैं कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जब पूरी जानकारी पब्लिक हुई तो सबको पता चल गया कि मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से चंदा वसूली का काम किया है। चंदा वसूली यानी हफ्ता वसूली की तर्ज पर किस तरह से चंदा बटोरा गया है ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके, और चंदा वसूला है जो चंदा देने वाले हैं उनको तरह तरह के फ़ायदे पहुंचाकर। तो एक मामला तो ये है। दूसरा मामला अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में फंसाकर जेल भेजने से पैदा हुआ है। संजय सिंह कल जमानत पर रिहा हुए हैं और संजय सिंह के जमानत पर सुनवाई करते हुए जिस तरह से ईडी पेश आई, उससे ईडी किस तरह से गलत रास्ते पर काम कर रही है, ये इसका भी भंडाफोड़ हो गया है। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें साफ होती जा रही हैं। अब मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ वो इंडियन एक्सप्रेस की एक बड़ी खबर की बात कर रहा हूँ, हालांकि उसमें नया कुछ नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने जो पिछले 10 साल के डाटा है उसको कंपाइल किया है, एक साथ किया है, और उससे जो जानकारी बनती है इस सरकार के बारे में कि वो भ्रष्टाचार के मामले में कितना ज़ीरो टॉलरेंस रखती है, वो साफ हो जाता है। तो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी में 25 नामी गरामी नेता ऐसे शामिल हुए हैं जिनके खिलाफ बड़े बड़े केस सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा चलाए जा रहे थे करप्शन के। इनमें से 10 तो कांग्रेस के ही नेता हैं और इसके अलावा एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी इनके नेता हैं। एनसीपी और शिवसेना के 3 नेता हैं, टीएमसी के 2 नेता हैं, टीडीपी, एसपी और वाईएसआरसीपी के एक नेता हैं। तो ये तमाम नेता, 25 नेता पार्टी बदल कर आए हैं और जाहिर है कि पार्टी बदलने के बाद उनको फ़ायदा हुआ है इन तमाम मामलों में। इनमें से जो 23 केसेस हैं उनको जैसे ही उन्होंने पार्टी बदली है, अपनी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें राहत मिल गई है। उन्हें जो करप्शन के केसेस चल रहे थे उनके या तो क्लोज़र हो गए हैं या फिर उनमें धीमापन आ गया है, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इनमें से 3 मामले तो पूरी तरह से बंद ही कर दिए गए हैं, मतलब 25 में से 3 नेताओं के मामले पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। 20 जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए हैं। 20 पर अब कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं ये सेंट्रल एजेंसियां, जब से इन नेताओं ने पार्टी बदली है। इसके अलावा केवल 2 मामले ऐसे हैं जिन पर अभी कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनमें कब कार्रवाई रुक जाएगी या उस प्रोसेस में होगी कि इन कार्रवाई को कैसे कब रोकना है उन नेताओं के खिलाफ, वो प्रोसेस में होगा। इसलिए अभी ये नहीं कह सकते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब पार्टी में आ गए हैं तो कार्रवाई कैसे चलेगी आप समझ सकते हैं। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो पिछले 10 साल में सेंट्रल एजेंसियों ने मामले बनाए हैं पूरे देश भर में, उनमें से 95% केवल और केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ मामले बनाए गए हैं। तो ये एक बड़ा पूरा आंकड़े को आप जब जोड़ कर देखेंगे तब समझ में आएगा कि जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है वो किस तरह से काम कर रही है, कैसे विपक्ष के भ्रष्ट नेताओं को अपने यहाँ ले रही है, और ये मजबूरी क्या है आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का। ये एक बड़ा सवाल है जो इससे जुड़ता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी आश्वस्त नहीं है कि इस चुनाव में
उनको जीत मिलने जा रही है, इसलिए वो हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तिकड़म इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें एक बड़ी तिकड़म ये है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लो जो जीत सकते हैं, जो विनेबल कैंडिडेट हैं, उनको अपने साथ मिला लो। और इसके लिए कहीं एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है और कहीं पद का लालच दिया जा रहा है। अब देखिए कि 2022 में जब शिंदे की सरकार बन गई तो किस तरह से काम शुरू हुआ एजेंसियों का, और जो नेता सरकार में शामिल हो गए उनके खिलाफ कैसे मामले रुक गए, चाहे वो शिंदे सेना के नेता हों या फिर अजित पवार जब ज्वाइन किए, एनडीए को ज्वाइन किया उन्होंने, तो उनके खिलाफ भी मामले रोक दिए गए। जो एनसीपी पवार, जो अजित पवार गुट है, उसके दो बड़े नेता हैं, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल। इन दोनों नेताओं के खिलाफ मामले चल रहे थे, गंभीर मामले चल रहे थे, और उन मामलों को रोक दिया गया है और दोनों अब एनडीए के हिस्से हैं। जो 12 प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं महाराष्ट्र के, जो 25 में से 12 अकेले महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, आप जानते ही हैं, और 48 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मोदी सरकार का बहुत बड़ा ध्यान महाराष्ट्र पर और पश्चिम बंगाल पर रहा है कि पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और यहाँ पर 48 सीटें हैं। तो इन दो राज्यों को कैसे मजबूत करें अपनी पार्टी को, और इसके लिए उन्होंने तोड़फोड़ की जो रणनीति अपनाई है इन राज्यों में अपोजिशन को तोड़कर अपने से मिलाने की, उसमें महाराष्ट्र सबसे अव्वल है। यहाँ पर 25 में से 12 पॉलिटिशियन विपक्ष के तोड़े गए हैं और उनमें से 11 ने केवल 2022 के बाद स्विच ओवर किया है। यानी पिछले 2 साल में अपोजिशन के 11 नेताओं को मोदी जी ने तोड़कर पार्टी में शामिल किया है। इनमें से 4 एनसीपी के हैं और शिवसेना के हैं और कांग्रेस, 4 तीनों पार्टियों के नेता इसमें शामिल हैं। अब देखिए अजित पवार का केस सबसे मज़ेदार है। अजित पवार आप जानते ही हैं, पहले एनसीपी में थे, फिर एक दिन कुछ घंटों की जो सरकार बनी थी फडणवीस की, उसमें एकदम से सुबह सुबह शपथ दिलवाई गई थी। अजित पवार जाके उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे उस शपथ ग्रहण समारोह में, और फिर उनकी बड़ी भद्द पिटी थी। लेकिन वो भागे क्यों थे? क्योंकि उनको आश्वस्त किया गया था कि उनके खिलाफ जो मामला चल रहा है वो वापस ले लिया जाएगा, वो रोक दिया जाएगा, और रोक दिया गया था, और उसके बाद वो उसमें शामिल हो गए थे। लेकिन बीजेपी का दुर्भाग्य, देवेंद्र फडणवीस का दुर्भाग्य, अजित पवार का दुर्भाग्य कि वो सरकार चल नहीं पाई क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं था, वो गिर गई। और उधर एमवीए बन गया जिसमें शिवसेना से शरद पवार की पार्टी, एनसीपी और कांग्रेस थी। तो फिर अजित पवार वापस लौट गए। वापस लौटने के बाद आप देखिए फिर से चक्री घूमने लगती है और ईडी का प्रवेश हो जाता है। पहले ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से ये सब चल रहा था, ईडी भी आ जाती है और ईडी अब इस केस को परस्यू करने लगती है ताकि अजित पवार पर दबाव बनाया जा सके। और इस तरह से अजित पवार पर दबाव लगातार बनता जाता है और उनको अंततः एनडीए में शामिल होना पड़ता है। इसी तरह से आप एक और नेता को लीजिए, ये पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हैं, जिनको सीबीआई 2019 से लोकसभा अध्यक्ष से उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए उनकी मंजूरी का इंतज़ार कर रही है और आज तक वो मंजूरी मिली नहीं है। शुभेंदु अधिकारी आप जानते ही हैं कि 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। उन पर नारदा जो घोटाला है उस पर केस बना हुआ है, और उसके बाद से जब 2020 में वो शामिल हो गए, उसके बाद से, माफ़ कीजिएगा, 2019 में सैंक्शन चाहिए था, उसके पहले वो शामिल हो गए थे, और इसके बाद वो 2020 में जब शामिल हो गए तो उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई रोक दी गई। एक तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण केस जिसका हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा का, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। 2014 में उनके खिलाफ भी शारदा चिट फंड स्कैम में मामला दर्ज हुआ था। सीबीआई जांच कर रही थी,
लेकिन 2015 में उन्होंने पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। और 2015 के बाद से उनकी रातों की नींद बढ़िया हो गई। उसके पहले रातों की नींद हराम थी और वो मज़े से बीजेपी में काम करते रहे और अब असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरह से अशोक चौहान को लीजिए, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे। उनके खिलाफ आदर्श घोटाले में, आदर्श हाउसिंग घोटाला जो था उसमें मामला दर्ज हुआ था। और लेकिन हाल में ही न केवल उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया बल्कि तुरंत राज्यसभा का मेंबर भी मनवा दिया गया। तो इस तरह से आप देखिए कि 25 केसेस ऐसे हैं, इनमें से केवल 2 हैं जिन पर अभी कार्रवाई चल रही है। एक है जो ज्योति मिर्धा, जो कांग्रेस की पूर्व सांसद थी, और एक टीडीपी के पूर्व सांसद हैं YS चौधरी। ये 2 नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी कार्रवाई अभी जारी रखे हुए है, लेकिन कब ये कार्रवाई बंद हो जाएगी आप समझ सकते हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की जिनके खिलाफ लंबे केस रहे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई है। प्रताप सरनाइक हैं, जो कि शिवसेना से बीजेपी में गए थे 2022 में, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। हसन मुशर्रफ हैं, जो कि एनसीपी में थे और जैसे ही 2023 में वो बीजेपी लेड एनडीए में शामिल हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई। भावना गावली हैं, जो कि शिवसेना की मेंबर थी, उन्होंने भी एनडीए ज्वाइन कर लिया 2022 में। अब उनके पहले ईडी की रेड्स चल रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस उनके ऊपर लगाए गए थे। यवतमाल वाशिम की एमपी हैं वो, और उनके बाद उनके खिलाफ उनके 17 करोड़ की इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी। और जो ईडी है उसने 3 करोड़ 75 लाख के एसेट्स भी बरामद किए थे उनके पास से। यामिनी एंड यशवंत जाधव, ये जो हैं शिवसेना के ही नेता हैं और इन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था 2022 में। इनके खिलाफ भी केसेस चल रहे थे, इनमें ईडी केस चला रही थी, फेमा के तहत केस चल रहा था और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के तहत, और अब इनकी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है। सीएम रमेश को लीजिए, ये टीडीपी के नेता हैं और इन्होंने 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रनिंदर सिंह, जो कि अमरिंदर सिंह के बेटे हैं, अब देखिए कि कांग्रेस में थे वो, और उन्होंने 2021 में अमरिंदर सिंह के बेटे ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी, और इनके खिलाफ ईडी के तहत भी केस थे, फेमा के तहत भी केस थे। 98 करोड़ का मामला फ्रॉड का था, तमाम तरह के केसेस थे, मतलब नंबर ऑफ केसेस थे इनके खिलाफ, लेकिन इनके खिलाफ भी कार्रवाई रोक दी गई है। तो आप देखिए अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी केसेस हैं, उनकी भी कार्रवाई रुक गई। उनके बेटे के खिलाफ केसेस हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई रुक गई। अब देखिए संजय सेठ, जो उत्तर प्रदेश के हैं, समाजवादी पार्टी के नेता थे, 2019 में उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट का केस चल रहा है। तमाम तरह के आरोप हैं उन पर, लेकिन आईटी रेड्स पड़ी थी सेठ की कंपनियों के खिलाफ और उनके खिलाफ अब कार्रवाई बंद हो चुकी है और वो अब बीजेपी के एमपी हैं राज्यसभा के उत्तर प्रदेश से। शुभेंदु अधिकारी का जिक्र मैंने आपसे कर ही दिया है। उनके खिलाफ सीबीआई दाखिल हुई थी, एफआईआर दाखिल की थी सीबीआई ने नारदा मामले में। के गीता, ये YSRCP यानी जगन रेड्डी की पार्टी के नेता हैं और उन्होंने 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनके खिलाफ भी 42 करोड़ रुपए का एक मामला दर्ज है। पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने लोन लिया था और उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया था, यानी गलत फैक्ट दिए थे और उसकी वजह से इन पर केस चला था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनका कन्विक्शन रोक दिया था, लेकिन अब उसके खिलाफ कोई
गतिविधियां नहीं हो रही है। तो ये मामला एक के बाद आप देखिए, एक सोवन चटर्जी हैं, ये टीएमसी के हैं और इन्होंने 2018 में बीजेपी ज्वाइन की थी। तो ये इनके खिलाफ भी मामले नारदा स्कीम के तहत थे, शारदा चिट फंड कंपनी में भी इनके खिलाफ केस थे और ये भी मुक्त हो गए हैं। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर किया था इनके खिलाफ। छगन भुजबल, आप जानते हैं कि ये जेल भी जा चुके हैं, इनके खिलाफ बड़ा मामला भी चल रहा है और एनसीपी में थे ये। इन्होंने अभी 2023 में ही एनडीए या बीजेपी लेड एनडीए महाराष्ट्र में ज्वाइन किया है और उसके बाद से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन्होंने ईडी ने इनको रजिस्टर किया था करप्शन के केस में, इनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। इनको 2 साल बाद जेल मिली थी, माफ़ कीजिएगा, जमानत मिली थी और स्पेशल कोर्ट्स ने इनको डिस्चार्ज किया था। अब ये जो पूरा मामला है इनका बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। कृपा शंकर सिंह हैं, इनके बेटे ने से पूछताछ हुई थी। कांग्रेस के एमपी हैं, नेता थे और बीजेपी को उन्होंने 2021 में ज्वाइन किया था। महाराष्ट्र की पुलिस ने इनके खिलाफ इनके एसेट्स को जब्त भी किया था और ईडी ने केस भी किया था इन पर और इनके खिलाफ कार्रवाई ठप पड़ गई है। दिगंबर कामत हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने 2022 में ज्वाइन कर लिया था बीजेपी को। ईडी ने इनके लुइस बर्जर केस है, एक बड़ा नामी केस है, इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी फंसे हुए हैं। तो इस केस में ईडी ने इनके घर में छापेमारी की थी, इनके जो एसेट्स हैं उनको भी सीज कर लिया था और अब कोर्ट में इनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम होने हैं लेकिन कार्रवाई रुक गई है। अशोक चौहान जो हाउसिंग स्कैम था, आदर्श हाउसिंग स्कैम, उसमें फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई है। एक तरह से सीबीआई ने उनको बुक किया था इस केस में, चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और एससी ने अभी स्टे कर दिया है इसकी प्रोसीडिंग्स पर। नवीन जिंदल अभी हरियाणा में कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद उनको लोकसभा का टिकट भी दे दिया गया। ये कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस के बड़े नामी गिरामी प्रमुख नेता रहे हैं, लेकिन ईडी और एफआईआर के सामने बड़े बड़ों ने घुटने टेके हैं। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिंदल साहब, लेकिन ये भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनका नाम कोल ब्लॉक्स में आया था, कोल ब्लॉक घोटाला हुआ था उसमें और चार्जशीट भी हो चुकी है इनके खिलाफ। ईडी ने हाल में बहुत सारी रेड भी डाली थी, तो ईडी की प्रोब चल रही है और उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही। तापस रॉय ये टीएमसी के थे और इन्होंने अभी हाल में 2024 में ही बीजेपी ज्वाइन किया था। ईडी की रेड्स इनके घर पर पड़े थे और उसके बाद से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो उनको राहत मिल गई है। अर्चना पाटिल हैं, ये कांग्रेस की हैं और बीजेपी ज्वाइन किया है 2024 में। तो एक और नेता जो जिनके खिलाफ कार्रवाई आईटी की चल रही थी, हस्बैंड की कंपनी पर आईटी ने रेड डाले थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो अब अपने पतिदेव को उन्होंने बचा लिया है। गीता कोडा, आप जानते हैं मधु कोडा बहुत ही कुख्यात नाम है, झारखंड का बड़े घोटाले में उनका नाम था। उनकी पत्नी है गीता कोडा, कांग्रेस की नेता थी और अब बीजेपी में चली गई हैं। सीबीआई ने उनके हस्बैंड को कोल ब्लॉक स्कीम में बुक किया था, चार्जशीट हो चुके हैं, कोडा को जेल हो चुकी है और अब हो सकता है कि मोदी जी की कृपा से उन्हें भी राहत मिल जाए। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के नेता हैं और अभी 2024 में ही उन्होंने भी बीजेपी लेड एनडीए को ज्वाइन किया है। ईडी ने इनके जो ठिकाने हैं उन पर छापे मारे थे और जांच चल रही है। जांच अब पता नहीं किस रफ्तार से चल रही होगी, आप समझ सकते हैं। ज्योति मुर्धा का मैंने जिक्र किया, कांग्रेस की नेता हैं, 2023 में इन्होंने ज्वाइन किया था। इनके जो रिश्तेदार हैं इंडिया बुल्स प्रमोटर समीर गहलोत और यस बैंक केस में उनमें फंसे हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है।
इंडिया बुल्स ने ईडी ने इंडिया बुल्स से जुड़ा एक और केस दर्ज किया है, उसमें भी कार्रवाई हो रही है। इंडिया बुल्स के प्रीमाइसेस पर छापे मारे गए हैं और ये कार्रवाई चल रही है और ज्योति मिर्धा ने ज्वाइन कर लिया है इस पार्टी को। संजना चौधरी ये टीडीपी की नेता हैं, 2019 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ईडी ने इनकी जो कंपनियां हैं उनको उनके खिलाफ मामले दर्ज किए थे और कई जगह रेड भी मारे थे। 315 करोड़ की कीमत की जो संपत्ति है वो उसने अटैच कर दी थी और अब उनके खिलाफ कोई मामला नहीं, मतलब मामले की तो दर्ज है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप देख लीजिए कि ये 25 ऐसे मामले हैं जिनमें से 23 में या तो कार्रवाई नहीं हो रही है या क्लोज कर दिए गए हैं मामले। तो इस तरह से इस सरकार ने अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके मोदी जी ने उनको संरक्षण दे दिया है और अब वो ये कहते फिर रहे हैं कि अब विपक्ष भ्रष्टाचारी है, उसको वोट मत दो। वोट किसको नहीं देना चाहिए ये आपको सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उनके खाने के बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो खा रहे थे उनको उन्होंने अपनी पार्टी में भरपूर जगह दी है। हम अभी उन कारपोरेट घरानों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको उन्होंने भरपेट खिलाया है, वो खिलाते जा रहे हैं, चाहे अडानी हो, अंबानी हो और दूसरे समूह हो। तो ये पूरी कहानी बयान करती है कि भ्रष्टाचार की गाथा पिछले 10 साल में किस तरह से निर्मित हुई है, किस तरह से मोदी सरकार ने भ्रष्टों को संरक्षण दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, राजनीति में भी भ्रष्टाचार और दूसरे क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार। धन्यवाद, नमस्कार।